हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड साइंस किताब का जो क्लास 8 की किताब है उसका चैप्टर 7 यानी सूक्ष्म जीवों का संसार और सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। इस चैप्टर के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिए कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, क्या क्यों नहीं दिखाई देते, कैसे हमारे लिए जो है ना ये हमारे लिए हानिकारक हैं और कैसे ये लाभदायक भी हैं। इन सब से रिलेटेड हम लोग पूरा वीडियो हम लोग देख लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है कृपया मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और ये पूरा वीडियो अच्छे से डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 7, उसका जो अभ्यास प्रश्न है उसके पूरे डिटेल में हम लोग सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। चलिए, तो जितने भी लोग भी अब नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मैं प्रीतम एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने प्रीतम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो अभ्यास में दिए हुए हैं। तो पहला इसमें पूछ रहा है सही विकल्प के आगे सही का टिक लगाइए। तो इसमें हम लोग को पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है। यानी परपोषी का मतलब, कहने का मतलब है कि दूसरों के शरीर में जाकर अपने आप को बढ़ाता है। गुणन मतलब वो एक है तो उससे ज्यादा जो है ना बढ़ना। ठीक है। उसके जो जैसे आपने कोरोना वायरस का नाम सुना था, वो जैसे ही कोई शरीर में जा रहा था वो अपना वेरिएंट भी चेंज करता जा रहा था। ठीक है। तो ये जो बदलाव आते हैं उसकी बात की गई है कि सूक्ष्म जीव जो परपोषी में जाकर गुणन करता है, अपने आप को जो है ना एक्टिव कर लेता है, बढ़ाता है, तो ये हो जाएगा विषाणु। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा विषाणु। विषाणु ही एकमात्र ऐसा जो सूक्ष्म जीव है जो क्या करता है दूसरों के शरीर में, उसको बोलते हैं होस्ट यानी परपोषी जो है वो परपोषी के शरीर के अंदर जाकर अपने आप को गुणन करता है, बढ़ाता है। और बाकी जो सूक्ष्म जीव है ना, जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये क्या है किसी के शरीर की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्वतंत्र रूप से अपने आप को बढ़ाते हैं, गुणन करते हैं। चलिए, तो आंसर हो जाएगा उसका विषाणु। दूसरा देख लेते हैं, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है, तो ये आपको पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस क्या है, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, एक बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, दूध में उपस्थित जो लैक्टोज रहता है ना उसको खाता है और ये लैक्टोज खाकर लैक्टिक एसिड में बदल देता है। जिससे क्या है, ये जो लैक्टिक एसिड है इसका जो दूध है ना उसका पीएच वैल्यू घट जाता है, पीएच मान घट जाता है और यह दही में परिवर्तित हो जाता है। तो कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है, तो लैक्टोबैसिलस, याद रखेंगे बच्चे। चलिए, तो नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। मलेरिया रोग का कारण है, मलेरिया किसकी कारण होता है, तो आपको पता है जो प्रोटोजोआ यानी प्लाज्मोडियम है ना, वो मलेरिया भी एक प्रकार का ना परजीवी के कारण होता है। ये एक मच्छर होते हैं, मादा यानी फ्लीज मच्छर, वो उसको काटने से क्या है, वो मानव शरीर में ना इंजेक्ट कर देते हैं ये प्रोटोजोआ को। प्रोटोजोआ इस काटने से क्या है, प्रोटोजोआ जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है जिससे हमें मलेरिया रोग हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। घ नंबर, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम यानी प्रक्रिया क्या है। तो चीनी से अल्कोहल में जब परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम लोग जो है ना फर्मेंटेशन यानी किण्वन बोलते हैं। इसमें से सही उत्तर हो जाएगा किण्वन। तो किण्वन थोड़ा सा होता क्या है आप समझ लें। ये देख लीजिए, ये किण्वन ऐसा प्रक्रिया है ना जो क्या करता है, ईस्ट द्वारा, ईस्ट ना एक सूक्ष्म जीव है, ये चीनी को ना अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। किसमें, तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। यह प्रक्रिया भोजन और पेय पदार्थ के उत्पादन में उपयोगी होता है, जैसे शराब और बियर बनाने में। ठीक है। तो ये बेसिकली चीनी को चीनी नहीं रहने देते, ये चेंज कर देते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ईस्ट नाम है उसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण है, तो चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो ये जो इडली या फिर पाव रोटी है इसके फूलने का मेन कारण जो है ना ये ईस्ट बैक्टीरिया होता है। ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये पाव रोटी इडली फूलने का कारण ईस्ट बैक्टीरिया है। ईस्ट जो है ना ये किण्वन प्रक्रिया द्वारा आटे में मौजूद जो भी आटा में आपका ग्लूकोज है, शर्करा है, उसको तोड़ कर किसमें बदल देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है और उसी की वजह से क्या है ना ये आटा जो है फूल जाता है। आपने इडली खाया होगा, तो इडली को बनाने के लिए उसका जो बैटर तैयार करते हैं, जो घोल तैयार करते हैं, उसमें भी खमीर आप उठता है तब वो अच्छी तरीके से बनता है। ठीक है। तो ये खमीर उठाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।
चलिए तो आगे देख लेते हैं। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है विशेष यंत्र डैश का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। तो यंत्र पूछ रहा है, यानी कौन सा जो ऐसा मशीन है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं यंत्र का, कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसको किससे देखते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा यानी माइक्रोस्कोप द्वारा देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। दूसरा, दलहनी पौधों की जड़ों में डैश जीवाणु रहता है। तो आपको पता है कि दलहनी पौधों की जड़ें में जो गांठ होती है ना, उसमें जैसे मटर हुआ और भी बहुत सारे हैं जिसकी जड़ों में गांठ होता है, उसमें एक राइजोबियम जीवाणु होता है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। तीसरा देख लीजिए, पोलियो डैश के कारण होता है। तो पोलियो किसके कारण होता है? तो यहाँ हो जाएगा विषाणु के कारण पोलियो होता है। चौथा, मलेरिया परजीवी का वाहक डैश मच्छर है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर जो है ना, वो जो प्लाज्मोडियम रहते हैं उसका वाहक होता है, और इसी की वजह से मलेरिया हो जाता है काटने से, इसी मच्छर के काटने से। पांचवा देख लेते हैं, सिरका का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीवों की सहायता से किया जाता है। तो किसकी वजह से होता है सिरका का उत्पादन? जो भी शुगर केन का जो गन्ना का रस है उसका भी जो सिरका बनता है, या फिर ऐसे भी बहुत सारे जो फल हैं उसके भी सिरके बनते हैं। तो ये इसमें ना ईस्ट एक जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है, जिसकी वजह से इस जो है ना सिरका का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा सिरका। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख पूछ रहा है आपसे, सही और गलत स्टेटमेंट दिए हुए, एक कथन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, और वो पूछ रहा है कि सही है या गलत। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ना इसको डिटेल में समझाने के लिए आपको डाल दिया है कि क्यों आखिर सही है क्यों गलत है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सूक्ष्म जीव जो है ना सिर्फ मिट्टी में नहीं मिलते बच्चों, मिट्टी के अलावा पानी हुआ, हवा हुआ, हमारे चारों तरफ जितने भी जो भी हवा हम लोग ले रहे हैं सांस के रूप में, तो ऐसा संभव है कि सूक्ष्म जीव जो है ना उसमें भी मौजूद है। तो ये सूक्ष्म जीव हमारे चारों ओर सभी जगह मौजूद है, तो ये जो है ना गलत हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए, सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो नहीं, सूक्ष्म जीव जितने भी सूक्ष्म जीव रहते हैं ना, वो मोस्टली क्या है, एक कोशिकीय जीव रहते हैं, और एक कोशिका को जो हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ये बहुत छोटे होते हैं, जिस कारण इसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वो होती है आपकी सूक्ष्मदर्शी की। तीसरा देख लेते हैं, डेंगू मच्छर एडिस के काटने से होता है। तो डेंगू का वाहक मादा एडिस जो एटिप्टी मच्छर है ना, इजिप्टी मच्छर, उसकी वजह से होता है। तो ये कथन हो जाएगा आपका सही। ठीक है, चौथा नंबर देख लीजिए, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो हमने ऊपर भी अभी किया कि जो मादा एनोफिलीज मच्छर है ना, वो मलेरिया का वाहक होता है। जो प्लाज्मोडियम होते हैं उसका वाहक होता है, उसको ले जाता है, और जो है ना शरीर में काटने से ये चला जाता है अंदर, जिसकी वजह से मलेरिया हो जाता है। तो ये सही हो जाएगा। पांचवा देख लीजिए, ईस्ट एक सवाल है। तो ईस्ट एक प्रकार का सवाल नहीं है, ये क्या है? तो ये एक कवक है। चलिए आगे देखते हैं। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। तो सही बात है, एडवर्ड जेनर ने ही 1796 में चेचक के टीके की खोज की थी। तो ये सही हो जाएगा। सातवां देख लीजिए, वायुमंडल ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है। तो ये गलत बात है। ठीक है, ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, जिसके जो पेड़ पौधे इस्तेमाल करते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियां जब जानवर खाते हैं तो उनसे उनको नाइट्रोजन मिलता है। तो ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है ना, ये मिट्टी की उर्वरता को घटाता नहीं है। आठवां देख लीजिए, टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है। तो ये गलत है। जो टाइफाइड है ना, वो जो देख लीजिए साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, और ये विषाणु से नहीं होता है। ठीक है, ये वायरस से नहीं होता है, बल्कि ये बैक्टीरिया से होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें आपका मिलान करने वाला चौथा क्वेश्चन पूछा था। आपके एक तरफ जो है ना कॉलम 1 में दिए हुए थे, और कॉलम 2 में आपके बुक में आप देखेंगे तो ये इधर उधर ऑप्शन दिया हुआ था। मैंने इसको सही से अरेंज करके, सही से मिलान करके आपके लिए इसमें सेट किया है। तो पहला है राइजोबियम, जो है एक जीवाणु है। आपको पता है कि जो भी सूक्ष्म जीव है ना, राइजोबियम सूक्ष्म जीव, तो वो क्या काम करता है? तो वो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में मदद करता है। यानी जो भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन है ना,
का जो है स्थिरीकरण करता है, तो ये हो जाएगा सही। प्लाज्मोडियम आपको पता है कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर के जो है ना ये प्लाज्मोडियम का वाहक होता है। लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस भी एक सूक्ष्म जीव है जो कि क्या काम करता है, दूध को ना दही में जमा देता है। ठीक है। किण्वन प्रक्रिया, किण्वन प्रक्रिया से आपको सिर के कार्य निर्माण होता है, इसमें ईस्ट एक महत्वपूर्ण जो है ना सूक्ष्म जीव है। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स जो है ना एक जंतु के रोग का नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत क्यों होती है। तो यानी जो सूक्ष्म जीव है ना उसको देख हम लोग नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन तो क्यों सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो देख लीजिए, जो सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता इसीलिए होती है बच्चों, क्योंकि ये जो सूक्ष्म जीव है बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और ये कोशिकीय जीव होते हैं जिस कारण हम नहीं देख पाते, तो ये इनके आकार की वजह से हम लोगों को एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं हम लोग सूक्ष्मदर्शी। और दूसरा देख लीजिए स्पष्टता के लिए। ठीक है, अगर बहुत हम लोग उसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम लोग अच्छे से देख पाएंगे तो हम लोग स्पष्ट रूप से उसको ना देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या कौन कौन सा पार्ट है। ठीक है, एक कोशिका में आपको पता है कि न्यूक्लियस रहता है और फिर बहुत सारे वैक्यूल रहते हैं, जो रिक्तिकाएं होती हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब देख पाना किससे संभव है, उसकी स्पष्टता के लिए, बहुत अच्छे से उसके जो है ना विस्तार से देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा में आप देख सकते हैं कि सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन बाकी सब उसमें आसपास बहुत सारे चीज धूल कण लगे हुए हैं बहुत सारी, तो हम लोग कैसे उसको अलग कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जो है ना सूक्ष्म जीव के साथ आसपास और क्या क्या चीजें हैं, तो उसको अलग अलग करने के लिए भी हम लोग सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आगे बढ़ते हुए। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं कैसे। तो ये बहुत सारे सूक्ष्म जीव आपको पता है कि खाना बनाने के लिए खाना में बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है, या फिर ये विटामिन का भी उत्पादन करते हैं। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो सबसे अधिक परसेंटेज में है, जिसका हम लोग डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते, पौधे जो है ना डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते, उसको जो है ना वो सूक्ष्म पेड़ पौधों के लिए उपयोगी भी कौन बनाता है, तो ये हमारे सूक्ष्म जीव बनाते हैं। तो जितने भी लाभ हैं इसीलिए ये हमारे मित्र कहे जाते हैं। देख लीजिए, तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप, खाद्य उत्पादन में मदद करता है, जैसे सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट हो गया, ईस्ट का उपयोग रोटियां, ब्रेड, पिज्जा, शराब, दही बनाने में किया जाता है। ठीक है, दूसरा में आप देख सकते हैं कि विटामिन का ये उत्पादन करता है। तो कैसे करता है, तो ये देख लीजिए, कुछ बैक्टीरिया और कवक जो है ना हमारे शरीर में विटामिन बी और विटामिन के का उत्पादन करते हैं, जो हमारी सेहत के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जैसे सूक्ष्म जीव की मदद से जो है ना राइजोबियम बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर कराते हैं, और जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। चौथा में आप देख सकते हैं जैविक अपशिष्ट का नष्ट करना, कुछ सूक्ष्म जीव जो है ना सड़ा गला देते हैं चीजों को। ठीक है, और सड़ा गला कर जो है वो मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे पर्यावरण भी साफ रहता है। और बाकी देख लीजिए, पांचवा, बीमारियों का इलाज में भी बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे जो है लैक्टोबैसिलस दवाइयां और एंटीबायोटिक्स के रूप में भी हमारे लिए ये उपयोगी होते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथ कर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए, जब ईस्ट और चीनी के साथ मैदा जो है ना गूंथा जाता है और कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इसका आयतन बढ़ने का जो मेन कारण है ना, वो पहला है प्रक्रिया किण्वन की प्रक्रिया। ईस्ट आपको पता है एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, जो चीनी रहता है ना उसको तोड़कर लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है ना उत्पन्न करता है, यही प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। तो इसी प्रक्रिया से ये फूलने का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो दूसरा में देख सकते हैं, ये जो तोड़ कर ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उत्पन्न करता है,
आटे के भीतर जो है यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस फंसे रहती है, जो आटे को फुलाती है और उसका आयतन को बढ़ा देती है। आटा फूलता है कैसे, तो देख लीजिए, गैस के फंसे होने के कारण आटे की संरचना फैल जाती है, जिससे आटे का जो आयतन है ना वो बढ़ जाता है और वह फूला हुआ हम लोगों को महसूस होता है। ठीक है, तो ईस्ट हमारी मदद करता है कोई चीज को उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही वो हल्की और फूली हुई हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दीजिए। तो जो सूक्ष्म जीव है ना उसकी हानियों के बारे में पूछा गया है आपसे। तो हानि में आप क्या लिख सकते हैं, तो पहला देख लीजिए, रोगों का कारण बनता है। आपको पता है कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया या फिर जैसे जीवाणु और विषाणु हैं, या बैक्टीरिया और वायरस है, ये क्या करते हैं, बहुत सारे रोग इसकी वजह से होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टाइफाइड हो गया, पोलियो हो गया, मलेरिया हो गया। ठीक है, दूसरा में देख लीजिए खाद्य पदार्थ, जो भी खाने वाली चीजें हैं ना वो जल्दी खराब और सड़ कैसे जाती हैं, तो ये बैक्टीरिया और जो कवक होते हैं ना वही जो है ना खाद्य पदार्थ को सड़ा देते हैं, तो ये हमारे लिए हानिकारक ही तो हुआ। तीसरा देख लेते हैं कृषि पर हानियां। कृषि सूक्ष्म जीव फसलों में संक्रमण पैदा कर देता है, यानी बहुत जो है ना उसमें बीमारियां पैदा कर देता है, जिससे क्या है वो पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं, उसकी उत्पादकता भी घटती है। ठीक है, 4th नंबर में आप दे सकते हैं पॉइंट में, प्राकृतिक संसाधनों का प्रदूषण, यानी सूक्ष्म जीव जल और मृदा में प्रदूषण फैला सकते हैं, जिससे पर्यावरण जो है ना प्रभावित होता है। आगे देख ले, औद्योगिक उपकरणों को नुकसान, सूक्ष्म जीव के कारण यांत्रिक उपकरणों में सड़न और जंग लग सकता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता भी घट सकती है। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, आप इसमें से चाहें तो 1-2 पॉइंट को छोड़ भी सकते हैं। बाकी देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइट्रोजन चक्र जो है ना कैसे संचालित होता है, तो इसका एक नाइट्रोजन चक्र का ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, ये डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। कि आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा 78% के लगभग है, लेकिन उसका उपयोग पेड़ पौधे डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं। तो उसका उपयोग पेड़ पौधे कैसे करते हैं, तो एक जैव स्थिरीकरण प्रक्रिया होता है। जो भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है उसको सूक्ष्म जीव लेते हैं और वो उसको ऐसे यौगिक में तोड़ देते हैं, जिससे जो है ना पेड़ पौधे डायरेक्ट उनकी जड़ों द्वारा अवशोषण हो जाता है। और यही पेड़ पौधों की पत्तियां जब कोई जंतु खाता है, फिर वो जंतु की मृत्यु होती है यानी मर जाता है, तो फिर वो भूमि में जैसे मिलता है, तो फिर क्या करता है, जैसे ही उसका शरीर जो है ना भूमि में मिला यानी धरती में जब गया, तो ये भी उस धरती में ही, आपको पता है कि पृथ्वी में जो भी भूमि है ना उसी में सूक्ष्म जीव है, और एक प्रक्रिया होता है अमोनीकरण। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, इसके सड़े गले हुए शरीर से भी ऐसे यौगिक को बदल देते हैं, यानी अमोनिया को ना नाइट्रीकरण करके नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिसका उपयोग फिर से पेड़ पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, और बाकी देख लीजिए, उसी जो भूमि से है ना जो भी नाइट्रोजन है फिर से वायुमंडलीय नाइट्रोजन में मिल जाता है। और भी 1-2 है, जैसे तड़ित और बिजली वर्षा होती है ना, उससे भी अमोनिया जो नाइट्रोजन है वो भूमि में आ जाता है, और यही भूमि का जो है ना अमोनिया में तोड़कर नाइट्रीकरण करके नाइट्रेट में बदलकर सूक्ष्म जीव फिर से पेड़ पौधों की जड़ों के लिए उपयोगी बना देते हैं। तो आइए आप इसको कैसे लिखेंगे थोड़ा सा देख सकते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण आप देंगे कि वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन गैस को बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम स्थिर करके पेड़ पौधों के लिए उपयोगी रूप में बदलते हैं। दूसरा में आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन का अवशोषण कैसे करते हैं पेड़ पौधे, तो पौधों जो है ना नाइट्रेट और अमोनियम आयनों को अपनी जड़ों से अवशोषित करते हैं। और तीसरा में नाइट्रोजन का उपयोग जानवर पौधों को खाते हैं और नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। और फिर आगे लिख सकते हैं नाइट्रोजन का अपघटन, जब पेड़ पौधे जानवर मरते हैं तो सड़न बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिर से वायुमंडल में छोड़ते हैं। कुछ बैक्टीरिया तो आपको ये जो सड़े गले हैं ना जीव जंतु, उसके जो नाइट्रोजन है वो तो वायुमंडल में कुछ छोड़ देते हैं, और कुछ जो है ना फिर से उपयोगी बना देते हैं पेड़ पौधों के लिए। तो देख लीजिए, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में परिवर्तित होना, तो यही प्रक्रिया कहलाता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है ना
अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं, जिसे फिर से पेड़ पौधे जो है अवशोषित कर लेते हैं। यानी ये ऊपर वाला जो डायग्राम देख रहे हैं ना, इसी के बारे में नीचे बहुत अच्छे से आपको लिख दी हूँ। आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखें। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, पॉस्चरीकरण से आप क्या समझते हैं? तो यानी पॉस्चराइजेशन यानी पॉस्चरीकरण जो है ना, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या है, कोई भी चीज को ना एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर जो है ना बैक्टीरिया को मारने के लिए बहुत जल्दी इसको ठंडा कर दिया जाता है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? यह प्रक्रिया ना दूध का पैकिंग हो गया या फिर फलों के रस का पैकिंग करना हुआ, तो ये प्रक्रिया का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे लिखेंगे आप? पॉस्चरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें तरल पदार्थ जैसे दूध या फल के रस को कुछ समय के लिए एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव मर जाए, और इसके बाद इसे ना जल्दी से ठंडा कर लिया जाता है ताकि उसका स्वाद और उसका जो पोषण है ना वो बने रहे। तो इसके लाभ क्या क्या हो जाएंगे? तो ये आपको पता है कि स्वास्थ्य को ये सुरक्षा प्रदान करता है, यानी सूक्ष्म जीवों को तो नष्ट करता है, जिससे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक ये सुरक्षित रहते हैं। इसके लाइफ जो है ना बढ़ जाता है खराब होने से। और देख लीजिए इसका लाभ ये भी है कि इसका स्वाद भी सही रहता है और जो पोषण है इसके वो प्रभावित नहीं होते, वो कम नहीं होते। इसका ये प्रक्रिया हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो दूध का पैकिंग में, यानी दूध को पॉस्चरीकरण करके उसमें मौजूद बैक्टीरिया को मार देते हैं हम लोग और पैकेट्स में पैक कर देते हैं। फिर देख लीजिए फल का रस जो है ना, इसके भी पैकिंग में हम लोग इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लोग बहुत कम समय में ये पूरे चैप्टर का अभ्यास प्रश्न का हम लोग देख लिए उत्तर। कैसा लगा हमारा वीडियो ये मुझे नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।